हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक को सॉल्व करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 ही देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2A + B चेंजेस इनटू C + D। ये रिएक्शन है और इसमें जो रिज़ल्ट हैं वो नोट किए गए हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर दिया गया है 1 2 3 4। कंसंट्रेशन ऑफ A दिया गया मोल पर लीटर में, कंसंट्रेशन ऑफ B भी दिया गया है मोल पर लीटर में, और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D के फॉर्मेशन की जो इनिशियल रेट है वो दी गई, मीन टू से रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है। डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। हमको दो चीज़ें डिटरमिन करनी होंगी, एक तो रेट लॉ और दूसरा रेट कांस्टेंट। तो इसके लिए हम ये मान ही ले रहे हैं कि जो रेट इक्वेशन है R = हो जाएगा K × A⁻m × B⁻n। ये हमने आप लोगों को बताया था कि जो रेट इक्वेशन होता है वो K × A⁻m और B⁻n होता है। इनमें जो m और n है पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, इनकी वैल्यू केवल एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमिन करते हैं। तो सबसे पहले जो डेटा दिया गया है उसमें R1 की वैल्यू 6.0 × 10⁻³ है। तो R1 = हो जाएगा 6.0 × 10⁻³ और इसमें जो है हम वैल्यूज़ रखेंगे तो K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A⁻m। कंसनट्रेशन A का जो कंसनट्रेशन है वो 0.1 है, m हो जाएगा, इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B⁻n। B का कंसंट्रेशन जो दिया गया है वो 0.1 है, तो 0.1 रख दिया। दूसरे एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में रेट दिया गया है 7.2 × 10⁻²। तो 7.2 × 10⁻²। के इस वाले एक्सपेरिमेंट में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो 0.3 है, तो 0.3 हो जाएगा, इंटू 0.2 हो जाएगा। बी का कंसंट्रेशन 0.2 हो गया। फिर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे आते हैं जिसमें रेट की वैल्यू दी गई है 2.88 × 10⁻⁻1। तो R3 = हो जाएगा 2.88 × 10⁻⁻1। के इंटू इस वाले में जो ए का कंसंट्रेशन है वो 0.3 हो जाएगा, बी का कंसंट्रेशन है वो 0.4 है, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 0.4 ये क्वेश्चन 4 हो गया। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट में जो रेट की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 2.4 × 10⁻²। तो हमने रेट की वैल्यू रख दी 2.4 × 10⁻²। और इसी इक्वेशन में जो ए और बी की वैल्यूज़ हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं उनको रखेंगे। तो K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A की वैल्यू है 0.4, तो 0.4 हो जाएगा, और कंसनट्रेशन ऑफ B की वैल्यू है 0.1, तो 0.1 हो गया। अब क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 4 अपॉन इक्वेशन 3, मतलब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, R3 अपॉन R2 हो गया, यानी कि 2.88 × 10⁻⁻1 अपॉन 7.2 × 10⁻²। अब इस तरफ जब आएंगे तो इसमें क्या होगा, ये वाला टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 0.4 अपॉन 0.2 और होल रेज़्ड पावर n। तो 0.4 अपॉन 0.2 होल रेज़्ड पावर n। इसको सॉल्व करेंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.8, और ये 4 टाइम इसको कट करेगा, तो ये हो जाएगा 4 = इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2⁻n हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ n विल बी 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 2 ये रहा, इक्वेशन 5 ये रहा, यानी कि R1 अपॉन R4 को देखेंगे। R1 की वैल्यू है 6.0 × 10⁻³ और R4 की वैल्यू है 2.4 × 10⁻²। इस साइड जब हम देखेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 अपॉन 0.4, यानी कि 1/4 m। इसको सॉल्व करेंगे
तो ये जो है ऊपर जो लिखा हुआ है 10⁻³ है, नीचे 10⁻² है। ये जब नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा, तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। 6 24 को 4 टाइम्स कट करेगा, 6 4 जा 24, तो 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4⁻m, सो द वैल्यू ऑफ m विल बी 1। ये इक्वेशन 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 जो है उसमें m और n की वैल्यूज़ रखेंगे। m की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू पता लग गई, तो 6.0 इंटू 10⁻³ विल बी इक्वल टू k इंटू 0.1m, m की वैल्यू 1 हो गई। फिर 0.1n है तो 0.1n, n की वैल्यू 2 है तो 2 रख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 और ये हो जाएगा 10⁻², दोनों मिलकर के हो जाएंगे 10⁻3। तो k की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये 10⁻³ से ये इसको डिवाइड कर देंगे, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 6.0 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻³ विच इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू हमें पता लगी, एक आंसर तो हमें ये पता। अब हम रेट लॉ देखेंगे, तो रेट r इज इक्वल टू है k इंटू a⁻m इंटू b⁻n। m और n की वैल्यूज़ रख देंगे तो हमको मिल जाएगा r इज इक्वल टू k इंटू a⁻m, m मीन्स 1, तो a इंटू b⁻n, n मीन्स 2। सो द ओवरऑल रेट लॉ विल बी r is equal to k into a into b⁻²। This was about question number 11. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द रिएक्शन बिटवीन a एंड b इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a एंड जीरो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b। a के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और b के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये एक टेबल दी गई है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, इनिशियल रेट दिया गया है और कुछ ब्लैंक्स भी हैं, इनकी यहाँ पर क्या वैल्यू होगी ये हमको पता लगाना है। तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट है वो R इज इक्वल टू है हो जाएगा K इंटू a⁻1 बिकॉज द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A, तो a⁻1 हो जाए, एंड जीरो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B, और B के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है तो ये हो जाएगा b⁻0। अच्छा, किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो होती है x⁻0 तो इसकी वैल्यू 1 आती है, तो हमको क्या मिल जाएगा b⁻0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल इक्वेशन हमको मिल गया r इज इक्वल टू k इंटू a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये जो डेटा है उसमें जो वैल्यूज़ हमें पता लगानी वो पता लगाएंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट डेटा दिया गया उसमें रेट R1 इज इक्वल टू दिया गया है 2.0 इंटू 10⁻² विच विल बी इक्वल टू k इंटू a। तो k इंटू a का कंसंट्रेशन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.1 है, तो इससे हमको k की वैल्यू पता लग जाएगी। k विल बी इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻² अपॉन 0.1 विच विल बी इक्वल टू 0.2 मिनट इनवर्स। अब हम लोग आते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमें ए की वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, बाद बाकी दिया गया है। तो रेट R2 विल बी इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻², ये वैल्यू दी गई है। अब इसकी वैल्यू जो होगी वो इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में k इंटू ए हो जाएगी, तो k इंटू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए। k की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 0.2, तो 0.2 रख दिया। a की वैल्यू हम लोगों को निकालनी, तो a की वैल्यू अगर निकालेंगे तो a विल बी इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻² अपॉन 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मोल पर लीटर। तो ये तो इस जगह पे आ जाएगी, जो इस जगह की वैल्यू मिसिंग है वो वैल्यू हो जाएगी 0.2 मोल पर लीटर। आंसर ऑफ ब्लैंक ऑफ सेकेंड इन टेबल। जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें रेट को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ए का कंसंट्रेशन दिया गया और बी का कंसंट्रेशन दिया गया। जो ओवरऑल रेट इक्वेशन था वो R इज इक्वल टू था K इंटू ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके, R3 इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए
विच विल बी इक्वल टू, के की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे 0.2, ए की वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट है उसमें दी गई है 0.4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.08 मोल पर लीटर पर मिनट, ये आंसर हो जाएगा सेकेंड मिसिंग का। और जो थर्ड मिसिंग हम लोगों को पता लगानी है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए पता लगाना और रेट दिया गया है। तो रेट R4 इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻², विच विल बी इक्वल टू के इंटू ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए। के की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे 0.2 कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए को जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.0 इंटू 10⁻² अपॉन 0.2, विच विल बी इक्वल टू 0.1 मोल पर लीटर। तो ये जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में जो ब्लैंक थी उसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में दिया गया कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कॉन्स्टेंट्स गिवन बिलो। रेट कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं और हमको हाफ लाइफ निकालनी है कि कितनी होगी। हम लोग जानते हैं कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन के होता है। अब इसमें हमें जो के है उसकी वैल्यूज़ दी गई है और हाफ लाइफ कैलकुलेट करना, तो फर्स्ट में टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6932 अपॉन 200, टी हाफ 200 दिया गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.466 इंटू 10⁻³ सेकेंड। सेकेंड में जो के की वैल्यू दी गई है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट है उसमें के की वैल्यू दी गई है 2 मिनट इनवर्स, तो टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6932 अपॉन के की वैल्यू 2 मिनट इनवर्स है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.466 इंटू 10⁻⁻1 मिनट। और जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें के की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 4 ईयर्स इनवर्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6932 अपॉन के इज 4 ईयर इनवर्स, तो 4 ईयर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.733 इंटू 10⁻⁻1 ईयर, ये आंसर हो गया थर्ड का। तो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 30। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया गया है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ 14C इज 5730 ईयर्स। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ द 14C फाउंड इन लिविंग ट्री। एक्चुअली कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं 12C, 13C, 14C, ये जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, ये रेडियो एक्टिव डिके शो करता है, रेडियो एक्टिव डिके। और जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो हम लोगों को ये एस्टिमेट करना है कि इसकी एज कितनी होगी, और जो आर्टिफैक्ट है वो उसमें जो कार्बन है 14C की जो अमाउंट है वो लिविंग ट्री के रेस्पेक्ट में 80% बची हुई है। मतलब जब कैलकुलेट किया जा रहा है तो उस समय जो लिविंग ट्री में है उसके रेस्पेक्ट में अगर देखी जाए तो अमाउंट जो है केवल 80% बची है, बाद बाकी डिके हो चुके। तो हम लोगों को इस आर्टिफैक्ट की एज निकालनी है। तो इसके लिए वी नो दैट द रेडियो एक्टिव डिके इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिव डिके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। So the rate constant will be equal to 2.303 upon T log A upon A minus X, where A is initial concentration and A minus X is remaining concentration. And half life T half is equal to होता है 0.6932 upon K। ये तो हमने आप लोगों को जब इक्वेशन ड्राइव किया था तब बताया था, इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। Let the concentration of 14C इन वुड ऑफ लिविंग ट्री इज़ A। अगर लिविंग ट्री में हमने ये मान लिया कि जो 14C है उसकी अमाउंट A है,
तो जो आर्टिफैक्ट है जिसमें रेडियो एक्टिव डिके हो चुका उसमें 80% अमाउंट बची है। तो इसका मतलब है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वुड इन आर्टिफैक्ट विल बी A and the remaining concentration will be 80% of this, mean to say 80 upon 100 into A, which will be equal to 0.80 A। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो रखते हैं, रेट कांस्टेंट K विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन हो जाएगा 0.80 A। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 0.80 A आ रही, तो 0.80 A। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303 अपॉन टी लॉग 1 अपॉन 0.80। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2.303 अपॉन टी और ये हो जाएगा 100 अपॉन 80। अब इससे हम t की वैल्यू निकालेंगे, तो t की वैल्यू निकालेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन k लॉग 100 अपॉन 80। तो t इज इक्वल टू हो गया 2.303 अपॉन k लॉग 100 अपॉन 80। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें k की वैल्यू रखेंगे, तो इस वाली इक्वेशन से k की वैल्यू आ जाएगी 0.6932 अपॉन टी हाफ। तो 0.6932 अपॉन टी हाफ फ्रॉम इक्वेशन 2 हमको मिल जाएगा। लॉग 100 अपॉन 80 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो हमको मिल जाएगा 2.303 टी हाफ अपॉन 0.6932 लॉग 100 अपॉन 80। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19467 19,467 ईयर्स। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। लॉग को सॉल्व करने के लिए आप लोग वीडियो देखें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इसमें दिया गया था एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन गैस फेज एट 318 केल्विन इज गिवन बिलो। तो इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया गया है, तो इसमें टाइम दिया गया है, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 मेजर किया गया है। तो वो जो दिया कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट किया गया है, जो भी कंसंट्रेशन है वो उसमें 100 से मल्टीप्लाई किया गया, मीन टू से 10⁻² इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 मोल पर लीटर। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, प्लॉट कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अगेंस्ट टाइम। हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है और वो कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और वर्सेस टाइम होगा। तो इस ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सिस पर कंसंट्रेशन ले लेंगे और दूसरी एक्सिस पर टाइम ले लेंगे। टाइम इंटरवल जो है वो 0 से 0, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 और यहाँ पर 3200 हो जाएगा। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें दिया गया है दी एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन गैस फेज एट 318 केल्विन इज गिवन बिलो। टाइम इंटरवल दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इंटू 10⁻² दिया गया है। मतलब जो भी कंसंट्रेशन है उसमें उसको 100 से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। तो जो टाइम इंटरवल है वो 400 का डिफरेंस से लिया गया है। और हम लोगों में से फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्लॉट N2O5 अगेंस्ट T। हम लोगों को कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और T के बीच का जो ग्राफ है वो प्लॉट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सिस पे तो अपन कंसंट्रेशन को ले लेंगे और दूसरे पर टाइम ले लेंगे। जो टाइम एक्सिस है उसमें जो यूनिट होगी वो हम 400 के डिफरेंस से ले लेंगे। तो 400, 800, 1200, 1600 एंड सो ऑन। और जो कंसंट्रेशन एक्सिस है उसमें वेरी कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 1.63 से और 0.35 तक वेरी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 1.63 से और 0.35 तक है, तो इसके लिए हमने 1.8, 1.6, 0.2 के डिफरेंस से 1.8 से लिया। यहाँ पर 1.63 था तो 1.8 से ले लिया।
और लास्ट जो रीडिंग है वो है 0.35 की, तो हमें इसके नीचे तक ले जाना होगा। तो हमने 0.2 तक इस पर इंडिकेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ हैं उनको मेंशन करेंगे और उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो when t is equal to 0 the concentration 10 raised to power 2 into N2O5 is 1.63। तो 1.6 से थोड़ा सा अप होगा और 1.8 से काफ़ी डाउन होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 0.2 यूनिट का है। तो 1.63 अप्रॉक्सीमेटली यही होगा। इस ग्राफ को मैंने रफली प्लॉट किया है। एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पर ही प्लॉट होता है। फिर सेकेंड पॉइंट में दिया गया कि जब टाइम जो है वो 400 सेकेंड है तो उसके करस्पॉन्डिंग रीडिंग है 1.36। 1.36 का मतलब हुआ इससे कुछ अबव, 1.2 से थोड़ी सी अबव और इससे बिलो। इसी तरीके से 800 पर हमने देखा तो 1.14 है। 1.14 का मतलब 1 से थोड़ा सा अबव। और फिर 1200 सेकेंड पे देखा तो 0.93। 0.93 का मतलब होगा 1 से थोड़ा सा नीचे। और इसी तरीके से हमने वैल्यूज़ सारी यहाँ पर मेंशन की, उनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स निकाले और फिर एक कर्व ड्रॉ किया। तो ये तो रहा प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन N2O5 अगेंस्ट T। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। ये जो ऊपर डेटा दिया गया है इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। तो इनिशियल हाफ लाइफ पीरियड होता क्या, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। मतलब जितनी इनिशियल अमाउंट ली गई उसका हाफ अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो जितना टाइम लगता है उसी को कहा जाता है हाफ लाइफ पीरियड। तो हम लोगों को हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया वो 1.63 दिया गया। अगर हम हाफ लाइफ निकालेंगे तो उसके उस समय पर जो कंसंट्रेशन होगा वो इसका हाफ हो जाएगा। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 1.63 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो अमाउंट लिखी हुई है, 10⁻+ होगा। +2 मोल पर लीटर। सो इनिशियल कंसंट्रेशन विल बी हाफ ऑफ दिस, मीन टू से 0.815 इंटू 10⁻²। From the graph corresponding time this concentration which becomes equal to 0.815 into 10⁻² मोल पर लीटर। अब हमको क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा वो हम ग्राफ से देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम द ग्राफ करस्पॉन्डिंग टाइम T फॉर दिस कंसंट्रेशन इज 1444 सेकेंड। हमने वही वाला ग्राफ जो ऊपर अभी हमने आपको समझाया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में समझाया था, उसी ग्राफ में जो हाफ कंसंट्रेशन है उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कर्व पर देखा और उसको परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस से मिला दिया। जो करस्पॉन्डिंग टाइम मिलेगा वही हाफ लाइफ पीरियड होगा। ये ग्राफ मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने रफली प्लॉट किया है। ग्राफ को एक्चुअली ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे जब, तब एग्जैक्ट वैल्यू पता लगेगी। दिस वाज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में दिया गया है ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एंड T। मतलब हमें लॉग कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और T के बीच में, टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है।
इसके लिए हमें लॉग कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और टाइम, दो चीज़ें पता होनी चाहिए। टाइम तो दिया गया है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये वैल्यूज़ दी गई हैं। सबसे पहले इससे हम कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 निकालेंगे, फिर उसका लॉग लेंगे, तब हमको लॉग N2O5 की वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल हमने ड्रॉ की, उसमें टाइम, फिर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 मल्टीप्लाइड बाई 100 ये दिया गया है, और लॉग वैल्यूज़ निकाली। लॉग वैल्यूज़ मैंने डायरेक्ट लिख दी हैं, ये कैसे निकलेंगी उसको देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली जो वैल्यू है वो इसके t=0 के लिए कैलकुलेट करेंगे। हमें दिया गया है 10⁻² इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की वैल्यू 1.63 है। तो 10⁻² इंटू N2O5 इज इक्वल टू 1.63। दिस इम्प्लाइज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, अब अगर हम N2O5 की वैल्यू निकालेंगे तो 1.63 को डिवाइड कर देंगे 10⁻² से, मीन टू से 100 से। तो हमने 1.63 अपॉन 10⁻² कर दिया, और इसकी वैल्यू जो आएगी 1.63 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगी। अब हम लॉग लेंगे, तो इसका जब लॉग लेंगे तो लॉग N2O5 विल बी इक्वल टू लॉग 1.63 प्लस लॉग 10⁻⁻²। तो ये आ गया लॉग 1.63 प्लस लॉग 10⁻⁻²। लॉग 1.63 का लॉग निकालेंगे लॉग टेबल से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2122, और लॉग 10⁻⁻² की वैल्यू हो जाएगी -2 log 10, और log 10 की 1 होती है, तो ये हो जाएगा -2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1.7878 विच इज इक्वल टू -1.79। तो हमने ये वैल्यू यहाँ डायरेक्ट रख दी। इसी तरीके से हमने इसकी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, और उनको हमने यहाँ पर रख दिया है। इन वैल्यूज़ को आप नोट्स में देख सकते हैं, PDF नोट्स वीडियो के साथ लिंक हैं, उनमें देख सकते हैं। तो वो सारा कैलकुलेशन जो है वो हमने कर दिया है, और करने के बाद जो है इसी तरीके से हमने वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर ली। तो एक ये टेबल मिल गई। अब इस टेबल में क्या होगा कि हमें टाइम पता लग गया, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की वैल्यूज़ पता लग गई। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सिस पे टाइम मेंशन करते हैं और दूसरे पर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। टाइम एक्सिस पर जो डिफरेंस रहेगा वो 400 का रहेगा। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बता दिया था। दूसरी एक्सिस पर हम लोग जो वैल्यू पुटअप करेंगे वो करेंगे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की वैल्यू -1.79 से -2.46 तक वेरी कर रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डिफरेंस लेकर के वाई एक्सिस पर पॉइंट मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले t=0 पर देखा तो वैल्यू आ रही -1.79, तो हमने ये पॉइंट यहाँ पर ट्रेस किया। फिर उसके बाद हमने 400 पर जो वैल्यू थी -1.87, तो -1.87 के रेस्पेक्टिव जो पॉइंट था उसको ट्रेस किया। इस तरीके से पॉइंट इस पर ट्रेस कर लिए, और इनको जब हम मिलाएंगे तो हमको एक लाइन मिलेगी। उस लाइन का जो स्लोप होता है, स्लोप मीन्स tan थीटा, वो इक्वल होता है -k/2.303। तो दिस वाज अबाउट थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के फोर्थ
पार्ट पर आते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है व्हाट इज रेट लॉ। अब हमें इस जो ये डेटा दिया गया इसके लिए रेट लॉ निकालना है। तो एज द माइनस लॉग N2O5 वर्सेस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। हमने जो अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने जो सॉल्व किया था वो जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन थी, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिली थी। और ये जो स्ट्रेट लाइन मिलती है, ये भी हमने ग्राफ आप लोगों को बताया था प्लॉट करना 3rd पार्ट में। तो इसमें जो स्ट्रेट लाइन मिलती है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है। फर्स्ट ऑर्डर की अगर रिएक्शन होगी तभी स्ट्रेट लाइन मिलती है। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ खींचने पर अगर इस तरीके से लाइन मिलती है तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है। अब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो जो रेट लॉ होगा वो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू एन कंसनट्रेशन ऑफ N2O5। फिर इसके बाद फिर क्वेश्चन में दिया गया कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। इसका हमें रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है। तो रेट कांस्टेंट जो अभी मैंने ग्राफ बताया था उस ग्राफ को अगर देखें तो मैंने उसमें बताया था स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू -K/2.303। तो स्लोप ऑफ लाइन जो है विल बी इक्वल टू -K/2.303 और स्लोप जो होता है वो हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y एक्सिस पर जो रेस्पेक्टिव पॉइंट हैं वो देखेंगे। x2 की वैल्यू हो जाएगी 3200, x1 की वैल्यू आ जाएगी 0 क्योंकि ये टाइम जो है वो x एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया गया है। और y एक्सिस पर अगर हम देखेंगे तो जब y2 की वैल्यू देखेंगे तो y2 की वैल्यू हो जाएगी -2.50। x2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी वो y2 हो जाएगी और x1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो y1 हो जाएगी 2। तो हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर रख देंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप की वैल्यू हमने बताई थी कि y2 की वैल्यू रख देंगे y1 की और x2 माइनस x1। दिस विल बी इक्वल टू -K/2.303। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला टर्म जो है सॉल्व करने पर मिल जाएगा -0.67 अपॉन 3200 विच विल बी इक्वल टू -K/2.303। इससे सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴। सो दिस वाज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। जो फोर्थ पॉइंट दिया है कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फ्रॉम K एंड कंपेयर इट विद सेकेंड। हमें हाफ लाइफ पीरियड निकालना है और जो सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने ग्राफ से हाफ लाइफ पीरियड निकाला था, जो मैंने बताया था कि 1444 आता है सेकेंड, उससे इसको कंपेयर करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए T हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6932 अपॉन K। और K की वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की थी 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴, इसको सॉल्व करेंगे तो 1444 आ गया। और जो हमने सेकंड पार्ट में ग्राफ प्लॉट किया था वो वैल्यू इससे मिलती है। तो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
इसमें दिया गया द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स. हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू इट्स 1/16 वैल्यू. हमको टाइम कैलकुलेट करना है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड दिया गया है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि 1/16 वैल्यू जब रिमेनिंग रिएक्टेंट जो होगा वो 1/16 होगा ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, तो उसमें कितना टाइम लगेगा. गिवन द रिएक्शन ऑफ इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की है तो रेट कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट इज आल्सो गिवन 60 सेकेंड इनवर्स. तो हमने इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ले लिया ए, हमको रिमेनिंग कंसंट्रेशन भी दिया है 1/16 ऑफ इनिशियल वैल्यू, मीन टू से 1/16 इंटू ए. Since the value of k is equal to 2.303 upon t log a upon a minus x, तो इससे अगर t को कैलकुलेट करेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 और k यहाँ आ जाएगा तो k log a upon a minus x इज इक्वल टू 2.303 upon 60 log a upon 16. a से a कैंसिल हो जाएगा, 16 ऊपर पहुँचेगा तो हमको मिल जाएगा t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 log 16 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 0.0462 सेकेंड. दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 16. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं. इसमें लिखा ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज 90 SR with half life of 28.1 years. If 1 microgram of 90 SR was absorbed in bones of newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? इसका मतलब ये हुआ कि जब रेडियो एक्टिव एक्सप्लोजन होता है उसमें एक प्रोडक्ट बनता है 90 स्ट्रॉन्सियम, मतलब स्ट्रॉन्सियम जिसका एटॉमिक मास 90 होता है. इसका हाफ लाइफ पीरियड दिया गया है 28.1 ईयर्स और क्वेश्चन में दिया गया है कि जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसकी हड्डियों में कैल्शियम की जगह पर 1 माइक्रोग्राम ऑफ 90 SR एब्जॉर्ब हो गए हैं और हमसे ये पूछा गया है कि 10 ईयर्स और 60 ईयर्स के बाद जो स्ट्रॉन्सियम एब्जॉर्ब हुआ था उसकी कितनी अमाउंट बचेगी, मीन टू से रिमेनिंग अमाउंट पूछी गई है. वी नो दैट द रेडियो एक्टिव डिके इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो मैंने पहले ही बताया था कि जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है. सो हाफ लाइफ विल बी 0.6932 अपॉन के. हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रॉन्सियम दिया गया है तो इससे हमें के की वैल्यू पता लग जाएगी. तो हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रॉन्सियम इज 28.1 ईयर्स which will be equal to 0.6932 upon k. This implies that the value of k will be 0.6932 upon 28.1 years. Now the initial amount of strontium A is equal to 1 microgram, which will be equal to 10 raised to power minus 6 gram. Micro means होता है 10 raised to power minus 6. तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ए माइनस एक्स ऑफ 90 स्ट्रॉन्सियम व्हेन टी इज इक्वल टू 10 ईयर्स. जब टी इक्वल टू 10 ईयर्स है तो हम स्ट्रॉन्सियम की रिमेनिंग अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे. अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज़ करेंगे. के इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स. के की वैल्यू हम लोग पहले से ही कैलकुलेट कर चुके इक्वेशन 1 में. के इज इक्वल टू दिया है 0.6932 अपॉन 28.1 ईयर्स.
तो हमने यहाँ पर रख दिया 0.6932 अपॉन 28.1, इट विल बी इक्वल टू 2.303। टी की वैल्यू 10 ईयर्स है तो 10 हो जाएगी। लॉग इनिशियल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्शियम इज़ 10⁻⁻6 ग्राम अपॉन ए माइनस एक्स को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इससे हमें अगर लॉग 10⁻⁻6 अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 0.6932 इंटू 10 अपॉन 28.1 इंटू 2.303। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1067। दिस implies that the value of 10⁻⁻6 upon a minus x will be equal to एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग 0.1067 विच विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एंटी लॉग की वैल्यू हम एंटी लॉग वाली टेबल से देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.273। सो द वैल्यू ऑफ a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू, तो a माइनस एक्स की वैल्यू अगर इस इक्वेशन से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 अपॉन 1.276। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.784 माइक्रोग्राम। अब हम लोग 60 ईयर्स के बाद जो स्ट्रॉन्शियम की बची हुई अमाउंट होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस वाले में, ऊपर वाले में हमने t इक्वल टू 10 ईयर्स रखा था, इस वाले में हम t इक्वल टू 60 ईयर्स रखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन होता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इसमें हमने टाइम की वैल्यू 60 रख दी, a की वैल्यू 10⁻⁻6 रख दी, a माइनस एक्स को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सो द वैल्यू ऑफ लॉग 10⁻�6 अपॉन ए माइनस एक्स, इसको सॉल्व किया, इससे निकाल लेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.643। दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ 10⁻⁻6 अपॉन ए माइनस एक्स विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.643 और इसको सॉल्व करेंगे तो 4.395 आ जाएगा। अब अगर हम a माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से तो a माइनस एक्स विल बी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका डिवीज़न हो जाएगा, तो a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 10⁻⁻6 अपॉन 4.395 विच विल बी इक्वल टू 0.227 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। और 10⁻⁻6 को माइक्रो से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.227 माइक्रोग्राम। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice of the time required for the completion of 90% of reaction। इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये शो करना है कि 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में लगे टाइम का 2 टाइम्स होता है, ट्वाइस। चलो सॉल्व करते हैं। वी नो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन rate k is equal to होता है 2.303 upon t log a upon a minus x where a is initial concentration and a minus x is remaining concentration of reactants। जब भी परसेंटेज दिया जाता है तो उस ऐसे क्वेश्चंस में इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 ले लेते हैं। लेट a is 100, then the time required for 90% completion is t1 and for 99% completion is t2। हम लोग ये मानेंगे कि 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने में t1 टाइम लगता है और 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में t2 टाइम लगता है। तो हम लोगों को t1 और t2 में रिलेशन देना है। वैन 90% इज कम्प्लीटेड, जब 90% कंप्लीट होगा तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन t1, क्योंकि 90% कंप्लीशन के लिए जो टाइम है वो t1 है। लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 90, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 100 अपॉन 10 और द वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन t1 लॉग 10। 100 अपॉन 10 मीन्स 10 और लॉग 10 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन t1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और जब रिएक्शन 99% कंप्लीट होगी उस समय हमने टाइम t2 लिया है,
तो K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन T2 log 100 अपॉन 100 माइनस 99% कंप्लीट हो रही, इसका मतलब x इज इक्वल टू 99 है। तो K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन T2 log 100 विच विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 log 100 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, अब हम लोग 2 और 3 में से T1 और T2 के बीच में रिलेशन देखेंगे क्या मिलेगा। तो हम 2 और 3 में K की वैल्यूज़ हैं, दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2 इंटू T1 इज इक्वल टू हो जाएगा T2 और T1 इज इक्वल टू हो जाएगा T2 अपॉन 2। दिस इम्प्लाइज दैट T2 इज इक्वल टू 2 इंटू T1। दिस इज आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। हम लोगों को हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है और ये दिया गया है कि 30% डिकम्पोजिशन के लिए 40 मिनट लगते हैं। तो वी नो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, where A is initial concentration of reactant and X is consumed concentration of reactants at time T. And half life period for the first order reaction is 0.6932 upon K. जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज दिया जाता है तो उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ले लेते हैं। लेट A is equal to 100, so for 30% decomposition X will be 30. So the value of K will be 2.303 upon 40, टाइम 40 मिनट है, 40 log 100 upon 100 minus 30, which will be equal to 2.303 upon 40 log 100 upon 70, और K will be equal to 2.303 upon 40 log 100 minus log 70। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ओवरऑल जो मिलेगा वो मिल जाएगा K इज इक्वल टू 0.0089 मिनट इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 से क्वेश्चन 2 और 3 से टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्वेश्चन 2 में दिया 0.6932 अपन के की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, तो हमें टी हाफ इज इक्वल टू मिल जाएगा 0.6932 अपॉन 0.0089 विच विल बी इक्वल टू 77.88 मिनट्स। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड। हम लोगों को एजोआइसोप्रोपेन के डिकम्पोजिशन से हेक्सेन और नाइट्रोजन बनता है और इस रिएक्शन के लिए जो डेटा है वो दिया गया है। T इज इक्वल टू सेकेंड में दिया गया है और प्रेशर जो है वो मिलीमीटर ऑफ Hg में दिया गया। 0 टाइम पे रीडिंग ली गई, उस समय जो रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर है वो दिया गया है। टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर 35। T इज इक्वल टू 360 सेकेंड पर जो रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर है वो दिया गया 54 और 720 सेकेंड पर जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका टोटल प्रेशर 63 दिया गया। हम लोगों से रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन विल बी एज फॉलोइंग। एजोआइसोप्रोपेन का जब डिकम्पोजिशन होगा नाइट्रोजन और हेक्सेन बनेगी। इनिशियल प्रेशर P इज इक्वल टू 35 दिया गया है। जब T इक्वल टू 0 होगा उस समय नाइट्रोजन और हेक्सेन नहीं बनेंगे, तो इनका जो प्रेशर होगा वो 0 रहेगा। हमने आप लोगों को बताया था कि अगर रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में होते हैं तो कंसंट्रेशन की जगह पर उनके प्रेशर का यूज़ किया जाता है। तो जो प्रेशर एट टाइम T, अब हम T टाइम पर प्रेशर देखते हैं और हमने ये मान लिया कि जो प्रेशर है उसमें अल्फ़ा डिक्रीज़ हो जाती है, तो जो नाइट्रोजन और हेक्सेन का प्रेशर होगा वो अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएगा।
अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इज इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन टी लॉग P अपॉन P माइनस अल्फा, वेयर P इज इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड P माइनस अल्फा इज रिमेनिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। जो नॉर्मल रिएक्शन होता था उसमें K इज इक्वल टू होता है 2.303 अगर गैसेस स्टेट में नहीं है, लिक्विड स्टेट में रिएक्टेंट है तो log A अपॉन A माइनस एक्स, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और P माइनस अल्फा जो होगा वो रिमेनिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेट द टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर इज PT। हमने ये मान लिया किसी भी टाइम पर जो गैसेस मिक्सचर है उसका टोटल प्रेशर PT है। सो द वैल्यू ऑफ PT विल बी इक्वल टू P माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा विच बिकम्स इक्वल टू P प्लस अल्फा। अब इससे अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा PT माइनस P। अल्फ़ा की वैल्यू क्यों निकाल लें, क्योंकि हमें P माइनस अल्फ़ा की वैल्यू लिखनी होगी। तो P माइनस अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, P माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी P माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली PT माइनस P, PT माइनस P। तो ओवरऑल इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2P माइनस PT। तो जो इक्वेशन था, इक्वेशन फर्स्ट, वो अब किस तरीके का हो जाएगा, K इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग P अपॉन P माइनस अल्फ़ा की जगह पे हम लिख देंगे 2P माइनस PT, 2P माइनस PT। PT जो है वो टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो P है वो इनिशियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हेन T इज इक्वल टू 360 सेकेंड, जो पहली रीडिंग है वो 360 सेकेंड पर ली गई है, तो उस समय जो इनिशियल प्रेशर P होगा वो तो 35 ही रहेगा एंड PT टोटल प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा 54 दिया गया है, और जो PT टोटल प्रेशर है वो दिया गया है 54, तो 54 हो गया। सो द वैल्यू ऑफ K1 विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन 360 लॉग P की जगह 35 रख दिया, 2P की जगह 2 इंटू 35 इंटू से 70 हो जाएगा, माइनस PT 54 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये log 35 अपॉन 16 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड रीडिंग 720 सेकेंड पर ली गई है, तो व्हेन T इज इक्वल टू 720 सेकेंड, इनिशियल प्रेशर वही रहेगा 35, टोटल प्रेशर 63 हो गया है। तो हमको जो K2 होगा रेट कांस्टेंट, उसकी वैल्यू मिल जाएगी 2.303 अपॉन 720 लॉग T अब 720 सेकेंड हो गया, तो 720 लॉग 35 अपॉन 2P, 2P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 और माइनस PT 63 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। सो द एवरेज रेट कांस्टेंट विल बी, जो रेट कांस्टेंट की हमें वैल्यू निकालनी, तो ये दो रीडिंग है, इनका हम एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज रेट कांस्टेंट K विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स आ गया। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 20।